आज है 1 अप्रैल बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में केरल के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा एफसीआरए संशोधन विधेयक को टालना और मनरेगा मजदूरी में संशोधन न होने से ग्रामीण भारत में उपजा संकट प्रमुख हैं। वहीं कॉर्पोरेट जगत में ओरेकल द्वारा भारत में 12,000 कर्मचारियों की छटनी ने सनसनी फैला दी है, जिसे एआई की ओर बढ़ते बदलाव का असर माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान अमेरिका जंग 33वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के विरोधाभासी बयानों और चीन पाकिस्तान की शांति योजना ने नई चर्चा छेड़ दी है। इसके साथ ही देश में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल और यूरिया उत्पादन में गिरावट जैसी खबरें सीधे आपकी जेब और रसोई पर असर डालने वाली हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। द वायर के मुताबिक केरल में ईसाई समुदाय, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विपक्षी दलों के भारी विरोध के कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। विपक्ष ने इसे एनजीओ को निशाना बनाने वाला और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया था। फिलहाल केरल चुनावों को देखते हुए सरकार बैकफुट पर है। देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों का भविष्य अधर में है। द टेलीग्राफ के लिए बसंत कुमार मोहंती की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र ने साल 2026-27 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कोई संशोधन नहीं किया है। नए कानून वीबीजी रामजी के लागू होने में देरी और मनरेगा फंड की कमी ने संकट खड़ा कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे और चक्रधर बुद्धा के अनुसार तकनीकी रूप से योजना लागू तो है, लेकिन बजट की कमी और प्रशासनिक पाबंदियों के कारण काम की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। द हिंदू ब्यूरो की खबर के अनुसार सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ एलआईसी को 3,750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरकॉम ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में झूठे दावे कर एलआईसी को 4,500 करोड़ रुपये के डिबेंचर खरीदने के लिए प्रेरित किया। यह मामला धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने भारत में अपने कुल कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा, यानी 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के सौम्यरेंद्र बारीक की रिपोर्ट के अनुसार यह वैश्विक छटनी एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रभावित होने वालों में वरिष्ठ इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां अब पारंपरिक सॉफ्टवेयर भूमिकाओं के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश बढ़ा रही हैं। दीपक के दाश की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में यूरिया उत्पादन 24 लाख टन से गिरकर 18 लाख टन रह गया है। हॉर्मुज़ जलमरूमध्य में तनाव के कारण एलएनजी की कीमतें और माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारत अपनी यूरिया जरूरतों का 70% खाड़ी देशों से आयात करता है, जिससे आने वाले समय में खेती की लागत और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर 12 अकाउंट्स को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश को असंगत बताया है। अमिया कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इन अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। एक्स का तर्क है कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है और सरकार को इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपनी टिप्पणी के लिए बेशर्त माफी मांग ली है। स्क्रोल के मुताबिक दुबे ने पहले आरोप लगाया था कि पटनायक की भूमिका वाले एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी जासूसी के लिए हुआ था। भारी विरोध और बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा के इस्तीफे के बाद दुबे ने एक्स पर स्पष्ट किया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और वे पटनायक जी का सम्मान करते हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि 47 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है और 7 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बीच लगभग 44% विचाराधीन नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिस पर ममता सरकार के वकीलों ने आपत्ति जताई है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। डेटा दिखाता है कि सरकार अब गूगल, यूट्यूब और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। 2023-24 में विज्ञापन खर्च फिर से बढ़कर 353 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों की बढ़ती अहमियत को दर्शाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार
भारत ने 2011 के बाद पहली बार जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में सितंबर तक घरों और सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार सैटेलाइट मैपिंग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे चरण में सामाजिक और आर्थिक डेटा लिया जाएगा। इस विशाल कार्य में 30 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। द हिंदू के मुताबिक 1 अप्रैल से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सिलेंडर अब 2078 रुपये का मिलेगा। साथ ही हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल की कीमतें दोगुनी से ज़्यादा हो गई हैं, जिसका सीधा असर आने वाले समय में हवाई यात्रा और लॉजिस्टिक्स की लागत पर पड़ेगा। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान इजरायल युद्ध के बीच करीब 600 भारतीय मछुआरे ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हैं। इन मछुआरों के पास भोजन, दवा और पैसे की भारी कमी है। परिवार वालों का आरोप है कि सरकार ने छात्रों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन गरीब मछुआरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के रोहतास में एक मुस्लिम महिला रेशमा खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। रेशमा के पति की 24 मार्च को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपियों से मिल रही लगातार धमकियों और न्याय न मिलने के कारण महिला गहरे तनाव में थी। इलाज के दौरान रेशमा की मौत हो गई, जबकि बच्चों की हालत गंभीर है। आउटलुक की रिपोर्ट बताती है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने वाला कानून घरेलू कामगारों के लिए सिर्फ कागज तक सीमित है। महाराष्ट्र की सुमन कांबले की हत्या का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि जानकारी की कमी और जटिल ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण ये महिलाएं शिकायत नहीं कर पाती। कई जिलों में साल भर में घरेलू कामगारों की एक भी शिकायत दर्ज नहीं होना सिस्टम की खामी को दर्शाता है। द प्रिंट में अश्विनी महाजन लिखते हैं कि भारत में मोटापा और डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहे हैं। पैकेज्ड फूड में अत्यधिक शुगर और नमक के खिलाफ सख्त चेतावनी लेबल लगाने के बजाय एफएसएसएआई स्टार रेटिंग जैसे कमजोर विकल्पों का समर्थन कर रहा है। लेख के अनुसार ये रवैया सीधे तौर पर खाद्य उद्योग के दबाव में लिया गया लगता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख में स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने भारत में बढ़ते स्वास्थ्य संकट पर चिंता जताई है। उनके अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज और 13.6 करोड़ प्री डायबिटिक हैं, जिसका बड़ा कारण पैकेट बंद भोजन में अत्यधिक शुगर और नमक है। महाजन का आरोप है कि एफएसएसएआई ठोस चेतावनी लेबल लगाने के बजाय उद्योग के दबाव में कमजोर स्टार रेटिंग जैसे विकल्प चुन रहा है, जो जनहित के खिलाफ है। टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश के अनुसार ईरान अमेरिका युद्ध अब एक जटिल मोड़ पर है। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है, वहीं चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त शांति प्रस्ताव पेश कर सबको चौंका दिया है। इस प्रस्ताव में युद्धविराम और होर्मुज जलडमरू को फिर से खोलने की बात कही गई है। इस बीच स्पेन और फ्रांस जैसे नाटो देशों द्वारा अमेरिका को हवाई क्षेत्र देने से इनकार करने के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता दिख रहा है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि उन्हें अब ईरान के परमाणु भंडार की चिंता नहीं है, क्योंकि वो जमीन के काफ़ी नीचे है। हालांकि इस कूटनीति के बीच तेहरान में भीषण बमबारी जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है। ट्रंप ने शर्त रखी है कि जब तक होर्मुज जलडमरू का रास्ता साफ नहीं होता, वे युद्धविराम पर विचार नहीं करेंगे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बताते हुए अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकालने की धमकी दी है। वे यूरोपीय देशों द्वारा युद्ध में सहयोग न मिलने से नाराज हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने चेतावनी दी है कि अप्रैल में तेल की आपूर्ति में भारी कमी आएगी। अमेरिका में पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गया है, जिससे ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ भी नीचे गिरा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस जंग में अब तक 244 बच्चों समेत करीब 1598 नागरिक मारे जा चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के दवा कारखानों और स्टील प्लांटों को निशाना बनाया है, जिससे वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि पर्दे के पीछे मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है, जिसमें होर्मुज खोलने के बदले युद्धविराम का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। आज के लिए समाचार पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।